हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत ये हमारी आंसर राइटिंग की सीरीज है। इस सीरीज में आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया उसे हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा पार्ट 26 है। ऑलरेडी हमारे 25 पार्ट आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये प्रश्न भेजा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, इनके उत्तर को पढ़ेंगे और इसके बाद देखेंगे कि वास्तव में इन्होंने प्रश्न का जो उत्तर लिखा है वो कितना प्रासंगिक है। तो चलिए, इनका प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति एवं उसके सार्वजनिक निर्माण कार्यों के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। क्लियर। इन्होंने लिखा है उत्तर, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीतियों को देखें तो इसने अपने पूर्ववर्ती शासकों के विपरीत शरीयत के अनुसार शासन का संचालन करता है। साथ ही इसके लिए उलेमाओं को भी महत्वपूर्ण मानता है। ब्राह्मणों पर जजिया सर्वप्रथम इसी के शासन में लगता है। इसी क्रम में महिलाओं को मस्जिद जाने पर प्रतिबंध भी इसी के शासन के दौरान लगा था। सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में देखें तो सर्वप्रथम अष्टभुजी भवनों का निर्माण, नहरों व मस्जिद मदरसों का भी निर्माण, इसी क्रम में पुराने मकबरों जैसे इल्तुतमिश से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के मकबरों आदि का मरम्मत कराया। साथ ही जौनपुर, फिरोजपुर व हिसार जैसे नगरों का भी निर्माण कराया। भवन निर्माण के स्तर पर लोक निर्माण विभाग का गठन किया गया। उपरोक्त धार्मिक व सार्वजनिक निर्माण को देखकर ये कहा जा सकता है कि वह एक कट्टर मुसलमान तथा, परंतु गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि उसकी धार्मिक नीति उसके निजी जीवन, जैसे कि वो मुसलमान है तो कट्टर नीतियों को लाया होगा, से संचालित न होकर तत्कालीन परिस्थितियों से संचालित थी। जैसा जब वह गद्दी पर बैठा तो विद्रोह, वित्तीय घाटा, कृषक असंतोष जैसी समस्या विद्यमान थी। इसके फलस्वरूप उसने उलेमाओं व अमीर वर्ग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाया। इसी क्रम में उसके निर्माणकारी छवि को देखें तो ये बात सत्य है कि पूरे मध्यकाल में उसके जैसा कोई निर्माणकारी शासक था, क्योंकि आर्थिक संकट के बाद भी उसने नहरों, भवनों, नगरों आदि के निर्माण पर बल दिया। ये शासक निर्माण के प्रति झुकाव को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तत्कालीन परिस्थितियों के कारण बनना पड़ा, कट्टर बनना पड़ा, जो कि उसके कमजोरी को इंगित करता है, तो वही निर्माण कार्य उसके निर्माणकारी शासक के रूप में स्थापित करता है। देखिए, आपने क्या किया है कि अपने इस पूरे प्रश्न के उत्तर में आपने बस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी धार्मिक नीति कैसी थी। साथ ही आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य कैसे थे। जबकि इसने जो आपसे प्रश्न पूछा है वो है उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन। क्लियर। अब आप जब इस वर्ड को देखते हो ना कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन और आप यहाँ पे इन दो वर्डों को देखते हो, धार्मिक नीति और उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य, तो आपको एक बात याद रखनी है कि वास्तव में ये दो अलग अलग प्रश्न हैं जिनको एक साथ समायोजित करके लिख दिया गया और आपसे इसी पर मूल्यांकन पूछा गया। वैसे क्या होता है कि कई बार आपसे फिरोज शाह तुगलक को लेकर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या फिरोज शाह तुगलक एक आदर्श मुस्लिम शासक था, विवेचना कीजिए। या फिर कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि फिरोज शाह के जो सार्वजनिक निर्माण कार्य थे या उसकी जो कुछ नीतियां थीं वो उसे अकबर का पूर्वगामी दर्शाती हैं। क्लियर। तो अब आप समझिए कि वास्तव में इसने इन दोनों को एक साथ मिलाकर आपसे अब मूल्यांकन करने की बात कर रहा। ठीक है। तो अब आप ये समझाइए पहले कि वास्तव में उसकी जो धार्मिक नीति थी वो कहाँ तक उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक के रूप में प्रख्यापित करती हैं। साथ ही फिर आप ये बताइए कि उसका जो सार्वजनिक निर्माण कार्य था वो कहाँ तक उसे अकबर के समरूप लाता है। और फिर आप इन दो के बेस पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। और जब आप किसी भी पर्सन के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं तो आप केवल उसकी नीतियों को मत देखें, बल्कि उन नीतियों को अपनाने के वो कौन से बेसिस थे जिस आधार पर उसने उन नीतियों को अपनाया।
और जब आप ऐसा देख रहे होंगे तो आपको ये दिखेगा कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं जिस कारण उसने अपनी धार्मिक नीति को ऐसे अपनाया और सार्वजनिक निर्माण कार्यों को उसने ऐसे अपनाया। किंतु क्या केवल उन परिस्थितियों से निकला नहीं जा सकता था, या फिर क्या केवल ये परिस्थितियां इसी के शासनकाल में बनी, अर्थात इन विषम परिस्थितियों का कोई इलाज नहीं था क्या? और अगर था तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने क्यों नहीं अपनाया, और अगर उसने नहीं अपनाया तो क्या उसका व्यक्तित्व एक बेहतरीन राजा या एक कल्याणकारी शासक के रूप में हम कह सकते हैं? समझ गए? इतने सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप एक साथ मर्ज करते हो तब आप वास्तव में बता पाओगे कि इस प्रश्न में फिरोज शाह तुगलक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। और एक चीज़ और, जब आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखते हो तो आपकी लेखनी किसी एक प्रवाह की ओर गतिमान नहीं रहनी चाहिए। आप उन सारे पन्नों को बस ओपन करके छोड़ दो और लास्ट में ये बता दो कि हाँ, यहाँ पे हम किस हद तक फिरोज शाह तुगलक को केवल दोषी मान सकते हैं। समझ रहे? तो आप ऐसा ही इसमें करिए। आप क्या करें कि सबसे पहले इसमें ये बताएं कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति कैसी थी। ठीक है, धार्मिक नीति के अंतर्गत जैसा आपने इसमें बता दिया कि वो शरीयत के अनुरूप शासन चलाता था, उलेमा की बात को प्रमोट करता था, साथ ही उलेमाओं को कई सारी रियायतें दे रखी थी। इसके अलावा उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ये सारी चीज़ें आप बता दें। फिर आप उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य को बता दें। और फिर जैसा आपने बताने का प्रयत्न किया है कि इसकी धार्मिक नीति और सार्वजनिक निर्माण कार्य के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कट्टर मुसलमान शासक था जैसा आपने दिखाया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इनकोड कर दें कि धार्मिक नीति को देखकर बर्नी जिस प्रकार उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक प्रख्यापित करता है वो उस हद तक सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिक नीति बेसिकली तुष्टीकरण पर आधारित थी। तुष्टीकरण का मतलब क्या? कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जिन परिस्थितियों को जन्म दिया गया, अर्थात अमीर वर्गों को जैसे शासन से दूर रखा गया, तो उसकी पूर्ति करने के लिए और अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए उसने अपनी धार्मिक नीति में धर्म को आवरण दिया। लेकिन क्या उसका ये धर्म इस्लाम के अनुरूप था? तो नहीं, ये वास्तव में उलेमा वर्गों द्वारा संपादित था और उलेमा का जो धर्म था वो मूल इस्लाम से काफ़ी अलग था। क्लियर? आप ऐसे बता दोगे। फिर आप यहीं पे ये बताओगे कि वास्तव में तुष्टीकरण की उसके द्वारा अपनाई गई ये नीति उसके वित्तीय स्रोतों को इतना लाइलाज कर दिया कि उस समय जब इसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ तो दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से निढाल हो गई, अर्थात उस समय की सेना उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाई। यानी कि एक शासक के तौर पर शासक का मुख्य दायित्व क्या होता है कि अपनी प्रजा का कल्याण करना, और एक शासक के तौर पर ये यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक। फिर रही बात उसके सार्वजनिक निर्माण कार्यों को लेकर, तो उसके जो सार्वजनिक निर्माण कार्य थे या सार्वजनिक जो कार्य किए गए थे वो भी इस्लाम से ही प्रेरित थे, अर्थात वो केवल सुन्नी वर्गों तक ही सीमित थे। हालांकि कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य थे, लेकिन आप देखोगे कि उसे हम अकबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अकबर का जो सार्वजनिक निर्माण कार्य था उसमें कि शासक और शासित के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। साथ ही अकबर के सार्वजनिक निर्माण कार्य में उसने प्रशासन की सुदृढ़ता और राज्य के स्थायित्व को दरकिनार नहीं किया था, जबकि इसने क्या किया कि अपने वित्तीय स्रोतों का जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भाग है उसे अमीर वर्गों तक सीमित कर दिया, जिससे इसके सार्वजनिक जो निर्माण कार्य हैं वो अप्रासंगिक हो गए। आप यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, बट आप चाह रहे हो कि आपके पास एक आईफोन हो। समझ रहे? इससे क्या होगा? आप आईफोन किसी से लोन लेके खरीद तो सकते हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने जीवन काल को ज़्यादा समय तक स्थायित्व तो नहीं दे सकते। वही फिरोज शाह तुगलक ने किया। और आपको पता हो कि अकबर से जब हम तुलना करते हैं तो अकबर की एक अलग बात थी। अकबर ने धर्म को राजनीति में इतना प्रवेश नहीं कराया जितना कि फिरोज शाह तुगलक ने। और परिस्थितियां किसके लिए विपरीत नहीं होती? परिस्थितियां हर एक पर्सन के लिए विपरीत होती हैं।
यही तो ज़रूरी होता है कि वो पर्सन विषम से विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपनी अनुकूलता जाहिर करे, किस प्रकार उन परिस्थितियों की प्रतिकूल होने पर भी अपने आप को निढाल ना होने दे। और अगर यहाँ पर हम देखें इस मोर्चे पर, तो फिरोज शाह तुगलक असफल नज़र आता है और इसी कारण उसकी जो दिल्ली सल्तनत है वो पतन की ओर बढ़ जाती है। अब आपने जब ऐसा लिखा तो क्या करते हो ना, आप उस एग्जामिनर के माइंड में चलने वाले कई सारे प्रश्नों को अपने आप टैकल कर देते हो। आप जब ये बता देते हो कि उसके सार्वजनिक निर्माण कार्य को हमें अकबर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसकी धार्मिक नीति को हमें मुस्लिम आदर्श मुस्लिम शासक की तरह नहीं देखना चाहिए, और इस बेस पर हमें उसके व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले के शासकों ने भी ऐसी समस्याओं का सामना किया था, लेकिन वो इस समस्या से निकल गए। चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, उसने क्या किया, वो भी तो चाहता उलेमा वर्ग का समर्थन ले सकता था, लेकिन उसने अपनी सेना को मजबूत किया, उसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया। और जब आपकी सेना मजबूत होगी, जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, जब आपकी प्रजा आपके समर्थन में होगी, तो आप उलेमाओं के भय से कैसे डर सकते हो। समझ गए? इस मोर्चे पर ये असफल रहा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा जाता है तो आप भी इसका उत्तर ऐसे ही दें। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है, ये टाइप के जो प्रश्न आते हैं ना ऐसे, इनमें वास्तव में आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का जो हो रहा है सो हो रहा है, इसमें आपके व्यक्तित्व का ज़्यादा मूल्यांकन होता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? जैसे कि आप भी तो किसी न किसी धर्म से संबंधित होंगे, आपके सामने भी तो धर्म से संबंधित कई सारी चुनौतियां आएंगी। आपके सामने भी कई सारे ऐसे लीडर, कई सारे ऐसे बड़ी पर्सनैलिटी मिलेंगी जो सार्वजनिक निर्माण कार्य को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नज़र में वो पर्सन कैसा है। तब क्या आप भी वैसे ही अपनी आँख को धर्मांध कर लेंगे, या फिर आप भी उसकी उस चमचमाती हुई सार्वजनिक निर्माण कार्य को देखकर उसकी बुराइयों को छिपा देंगे, या उसके व्यक्तित्व पर आप आक्षेप नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों पे ज़रूरी हो जाता है कि आप उन सारे डायमेंशंस को ओपन कर दें कि हम इसकी धार्मिक नीति से कहाँ तक सहमत हैं, हम इसके सार्वजनिक निर्माण कार्य से कहाँ तक सहमत हैं। और जब आप ऐसे बता देते हो तो वास्तव में आप उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देते हो। ठीक, फिर आप कह सकते हो निष्कर्ष के तौर पर कि ये बात सत्य है कि उसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो आपका अगला प्रश्न ऐसा आप देखोगे, एक प्रश्न होता है कि फिरोज शाह तुगलक वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों पर आच्छादित हो गया। तो आप इस लाइन को यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर उपयोग कर सकते हो। जैसा कि कहा जाता है उपयुक्त बातों से कि फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति थी उसे इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि उसे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आच्छादित किया गया था। किंतु अगर हम इस बात पर गौर से देखें तो केवल और केवल मोहम्मद बिन तुगलक को दोष देना उचित नहीं है, कारण फिरोज शाह तुगलक का भी तो अपना एक व्यक्तित्व था। समझ गए? और आप ऐसे करके अपना निष्कर्ष समाप्त कर सकते हो। क्लियर? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाइए कि वास्तव में अकबर से कैसे भिन्न था, वास्तव में बर्नी ने इसे क्यों आदर्श मुस्लिम शासक कहा, और जब आप ऐसे बता देते हो तो वास्तव में आप इसका एक अच्छा उत्तर दे देते हो। क्लियर? हालांकि आपने लिखने का प्रयत्न अच्छा किया है, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी के हिसाब से जैसे आपके पास सोर्स थे आपने वैसा अच्छा लिखा, लेकिन आप इसको थोड़ा थिंकिंग करके लिखिए। और इसके जो क्या कहते हैं, ये जो होता है ना एनालिसिस करने की प्रोसेस, इसे थोड़ा और अच्छा बनाइए। आप नॉर्मल वर्डों का इसमें उपयोग मत करिए कि हाँ ऐसी स्थितियाँ थी, विद्रोह था, इसमें आप एनालिसिस करिए। और जब आप ऐसा एनालिसिस करें तो मेरा ये मानना है कि आप उसी से समरूपता रखने वाले उन प्रश्नों का आप सहारा ले लें। इससे क्या होगा कि आपके उसी एक प्रश्न में फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कई सारी नीतियां स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे जब आप एंशिएंट इंडिया वगैरह पढ़ते हो तो आप देखते हो कि समुद्रगुप्त के अंदर अशोक भी था और अकबर भी था, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन से आपको वो हो बचना है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।